जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल्स, जो कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार कहिए और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसी अधिकारों को लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में दिया गया है। इसमें आपके जीने के सारे तरीकों को बता दिया गया है कि आप को संविधान में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, आपका मूल अधिकार है क्या है, और ये जो अधिकार है वो राज्य के अगेंस्ट में होता है यानी राज्य के विरुद्ध में होता है। राज्य आपका कभी नहीं चाहता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स जो है मिले हैं वो रहे, लेकिन और इसको तो संसद हमेशा चाहेगी कि इसको संशोधन करके और इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन केशवानंद भारती जो केस है वही एक वजह है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, वो आपका अधिकार जो है वो बना रहेगा। केशवानंद भारती केस में ये हुआ था कि आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी आर्टिकल में अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है जिससे उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जैसे शरीर का कोई अंग टूट फूट जाता है तो उसको डॉक्टर क्या करता है, जोड़ देता है, लेकिन पूरा शरीर का हड्डी ही पूरा खत्म हो जाए, जिस पर बेस है हम लोगों का, पूरा हड्डी ही खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, तो अब क्या जोड़ा जाएगा? तो मूल स्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया जा सकता है जिससे उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। शरीर में प्राण ही नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व क्या है? अब जोड़ने से तोड़ने से वो चलने लगेगा। यही बात है, मूल स्ट्रक्चर को जो आपका मेन है उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। यही केशवानंद भारती केस में हुआ था। और हमने आप लोगों को आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधी, और 6वां लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो चलिए आर्टिकल 18 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और देख लिए हैं तो आगे की क्लास करते हैं। आज हम लोग समझेंगे और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। जो मीडिया है ना, आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं मीडिया से हूं, और जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो उनके बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मीडिया का मतलब ये मत सोशल मीडिया से नहीं, जो पत्रकार लोग होते हैं उनका मैं बात कर रहा हूं। मीडिया तो सोशल मीडिया भी होता है, मल्टीमीडिया भी होता है, म्यूजिक मीडिया भी होता है, वो बहुत अलग चीजें हो गई। लेकिन आपका जो है इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो पत्रकार लोग होते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई आर्टिकल में जगह नहीं है। उन्हें अनुच्छेद 19 के तहत ही रखा गया है। तो आइए इसको डीपली समझते हैं। देखिए, आपको दिया गया है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। देखिए, आपको कुछ भी कहने का अधिकार है। संविधान आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसी का प्रयोग जो है पत्रकार लोग कहते हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें ये चीज जानने का अधिकार है। लेकिन एक चीज वो भूल जाते हैं, क्या? कि कहां पर बोलना है। पत्रकारों को है, छूट है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस लगाया गया है। हमारा संविधान जो है ना वो बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। कोई भी अपने मनमानी नहीं कर सकता है। जो आपको छूट दिया गया है वहीं पर रोक भी लगाया गया है कि आप कैसे
क्या कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 में दिया गया है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 में आपको 6-7 तो अधिकार दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल्स से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वाक और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी जो है, आपको बोलने का अधिकार देता है। ये शांतिपूर्वक और निरुद्ध युक्त सम्मेलन का अधिकार। अगर मान लीजिए सरकार, जैसे किसान बिल को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, बहुत लोगों को किसान बिल जो बनाया गया था, कृषि संशोधन एक्ट जो बनाया गया था, वो पसंद नहीं था, तो उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए और निरुद्धा युक्त सम्मेलन कर, आपका सम्मेलन करने का अधिकार है, आपका प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कैसे, शांतिपूर्वक। ये नहीं कि दिल्ली के लाल किला पर जाकर के आप झंडा दूसरा फहराने लगेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो सरकार उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है, और हुई भी थी। अब देख लीजिए, देखिए इसमें जो क और ख दिया गया है उसका एक्सेप्शन अपवाद भी है। अपवाद क्या है, देखिए वाक एवं स्वतंत्रता की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप ऐसा कोई वर्ड नहीं बोल देंगे जिससे आपका देश का मैत्रीपूर्ण संबंध दूसरे देश से है और उसको क्षति हो जाए। ऐसा कोई बात नहीं बोल देंगे जिससे जो है किसी का मानहानि हो जाए, तो वो डिफॉर्मेशन का केस कर सकता है। इसमें एक केस हुआ था, एक बार लालू प्रसाद यादव अभिव्यक्ति की आजादी बोले थे कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, मैंने अभी बताया था। तो उन्होंने एक बार कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो बिहार का रोड जो है हम हेमा मालिनी के गाल जैसा चिकना बना देंगे। तो हेमा मालिनी क्या की थी कि उन पर केस कर दी थी, ठीक है, डिफॉर्मेशन का केस। भाई किसी का मानहानि नहीं कर सकते, हाँ आपको बोलने की आजादी है तो हमें भी तो स्वतंत्रता से जीने की आजादी है ना। अब हमें किसी के सामने बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, ये सीधा कहा गया। समझ गए बातों को। अब चलिए देख लेते हैं संगम या संघ बनाने का स्वतंत्रता, यानी आपको संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। तो संगठन ऐसा भी नहीं, यहां पर संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है 1 के ग में, लेकिन जो इसका सब क्लॉज 4 है यहां पर उसका अपवाद है। आप ऐसा संगठन नहीं बना देंगे जिससे देश विरोधी गतिविधियां चालू हो जाए, ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर ये नहीं लगाया गया रहता, इस पर रोक नहीं लगाया गया रहता है, नहीं लगाया जाता उस समय, तो क्या होता, ऐसा विस्फोट करने वाले भी संगठन बना ले, ये हमारा विस्फोटक संगठन है, ये हम बारूद बनाने वाला संगठन है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप संगठन भी वही बनाएंगे जिसमें लोक हित के विरुद्ध में ना हो। संगठन बनाने का अधिकार है, बिल्कुल है, आप बनाइए, संघ बनाइए, अपनी पार्टी बना लीजिए। तो नेता लोग पार्टी बनाते हैं ना, तो एक संगठन है, तो संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन लोक हित को देखते हुए और भारत के अखंडता को देखते हुए शांतिपूर्वक आप किसी भी संगठन को बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि भारत के किसी क्षेत्र में हम जा सकते हैं, तो हम भी कह रहे हैं हाँ भाई हम भारत के किसी क्षेत्र में जा सकते हैं, और इसरो में जहां पर मिसाइल बनाया जा रहा है वहां पर मैं जाऊंगा और सारा वहां का देखूंगा कैसे कैसे मिसाइल बनाया जा रहा है। तो ये गलत हो जाएगी ना। जा सकते हैं, भारत के किसी क्षेत्र में घूमिए, लेकिन जहां पर देश के लिए कोई काम हो रहा है, अगर वहां पर जहां इसरो का जो बन रहा है मिसाइल वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर मैं जान जाऊंगा, तो मैं घर पे भी आकर के कुछ उल्टी सीधी काम करने लगूंगा, तो उससे क्या होगा, देश की क्षति होगी। इसलिए देश हित लोक हित को इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां पर कानून बना करके उसका प्रोटेक्शन किया गया है कि आप इस एरिया में नहीं जा सकते हैं,
तो नहीं जा सकते हैं। ये दिया गया है आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 में एक्सेप्शन लगाया गया है, इसका अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का आजादी है। भारत के किसी क्षेत्र में, यहां पर च में था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन अब ये भी आ गया, ठीक है, अब ये भी आ गया, आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। तो अब निवास करने के लिए आपको कह रहा है कि घ और अंग में तो कहा गया है कि आप कहीं पर संचरण भी कर सकते हैं और वहां पर बस भी सकते हैं, ठीक है, बस सकते हैं। लेकिन जहां पर पुलिस का छावनी है और वहीं पर कुछ एरिया में वहां पर रिस्ट्रिक्शन रहता है, यहां पर आप घर नहीं बना सकते हैं या यहां पर आप नहीं रह सकते हैं। आप वहां पर जाकर के कहिएगा कि हमको तो संविधान में मूल अधिकार दिया गया, हम कहीं जाकर के बस जाएंगे, तो नहीं बस सकते हैं ना। इसीलिए यहां पर रोक लगा दिया गया है। गाड़ी में गियर वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन उसमें ब्रेक भी रहना चाहिए ताकि उस गाड़ी को रोक सके, नहीं तो किसी को ठोक देगा ना। तो ठोकना नहीं है, चलना है समय के अनुसार। अब देखिए, अब 6 में क्या दिया गया है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार कारोबार करने का अधिकार होगा। यानी हम लोग देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि जो ग्रुप डी के लिए 2 एग्जाम लेने की बात की जा रही थी। सारे छात्र जो है प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन क्यों करने लगे भाई? आप कचरा ढोने वाला, गिट्टी फेंकने वाले नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं, 2 एग्जाम ले रहे हैं। तो फिर ऑफिसर रैंक वाला क्या करेगा? वो तो रोने लगा भाई, तो ऑफिसर रैंक का 2 होता है और आप नॉर्मल के लिए 2 ले रहे हैं। तो ये हमें क्या है, हमें रोजगार सरकार से मांगने का अधिकार है। इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको दिया गया है कि सरकार से रोजगार मांगने लगते हैं कि सरकार हमें रोजगार दे, क्योंकि रोजगार का आपका अधिकार है। कहीं पर या व्यापार भी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, कहीं पर आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं वहां के रूल रेगुलेशन के साथ। यहां पर 6 में दिया गया है। अब देखिए, कोई इसका एक और इंपॉर्टेंट है, आपको कारोबार करने का आजादी है, तो क्या नोट छापने लगिएगा? नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अमीर हो, वो नहीं कर सकता। जैसे नोट छापने वाला काम नहीं कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज, जो आपका डिफेंस है उसका कार्य नहीं कर सकते हैं। डिफेंस, नोट छापने वाला, ये कौन करता है? गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। प्रेस की स्वतंत्रता, अब देखिए, जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात आती है, जो पत्रकार लोग होते हैं बोलते हैं कि हमें स्वतंत्र है, हम किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता वर्ड ही नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। जितना आपका अधिकार है ना जानने का कोई भी चीज, उतना ही अधिकार है और इसी का वो लोग उपयोग करते हैं। देखिए, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी, आपको बोलने का आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता कोई अलग से वर्ड इंक्लूड नहीं किया गया है संविधान में। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वो अपने आप को अलग समझने लगते हैं कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध कर दिया तो उसको अपराधी नहीं माना जाता है। कब तक? जब तक अदालत उसको सिद्ध न कर दे। अदालत में वो सिद्ध ना हो जाए कि ये दोषी है, उसको दोषी कोई नहीं कह सकता। उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मर्डरर है। मर्डरर कैसे है? जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक मर्डरर नहीं है। इसमें सेकंड है, आप किसी भी केस में एक ही, मान लीजिए कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी एक से अधिक बार दंडित करने का प्रावधान नहीं है, कोई दंडित नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, अगर कोई मर्डर भी किया है और जाकर के कोर्ट में कहता है मैं मर्डर किया हूं, तो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है।
उसका गवाही मान्य नहीं होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे ही रिलेट करता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 21 में इतने केसेस हुए, इतने केसेस हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको लंबा कर दिया गया है, कोर्ट का डिसीजन आते 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 ये लंबा हो गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है पूरे भारत में लागू होता है, पूरे भारत के पूरे अदालत में, ऑल हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं तो उसमें उसका डिसीजन लागू हो जाएगा, वो भी एक कानून बन जाता है। तो इसमें इतने हुए कि इसको बहुत बड़ा बना दिया गया। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें क्या है अब इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें स्वास्थ्य से लेकर के और आपके जीने तक का सारी चीजें का अधिकार, सारी चीजों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। इसमें एक केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ और सतवंत सिंह और दिल्ली का जो नगर निगम है उसके बीच में था। इसमें क्या हुआ था कि मेनका गांधी को कहीं जाना था दूसरे जगह, उनका पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया गया था, इनका भी पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि आप किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं, ये उनका अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हम जी रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आपका रोजगार आ जाता है। रोजगार कैसे आ जाता है? जब हम रोजगार करेंगे, हम जब कुछ करेंगे तो हमको पैसा अर्न होगा और पैसे से कुछ भी खरीद करके हम खा सकते हैं। जब हम रोजगार ही नहीं, बेरोजगार रहेंगे, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो फिर मर जाएंगे। दूसरी चीज स्वास्थ्य से भी रिलेटेड करता है। अगर इसमें इतने केसेस हुए हैं, देखिए मैं बता रहा हूं, स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, डॉक्टरों से संबंधित बहुत सारे चीजें इसमें आ गए हैं। अब देखिए डॉक्टर से रिलेटेड, स्वास्थ्य से, पर्यावरण से क्या है, पर्यावरण को देख लेते हैं। आपको शुद्ध हवा, अभी दिल्ली में लगा भी हुआ है, जो आपका ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए स्मोक वाला, जो कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको शोषित कर लेगा वो। तो इसमें क्या होता है कि हमें शुद्ध हवा लेने की आजादी है, क्योंकि हम दूषित हवा लेंगे तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो इसको बहुत बढ़ा दिया गया है। दूसरी चीज, कोई डॉक्टर है और किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है तो क्या कहता है कि जल्दी से इतना पैसा जमा करो। मूवीज वगैरह में आप लोग मूवीज वगैरह में भी देखे होंगे, इतना पैसा जमा करोगे तो इलाज शुरू करेंगे। ऐसा डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले उसको इलाज स्टार्ट कर दो, फर्स्ट ट्रीटमेंट करो, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये नहीं कि वो पैसा के लिए किसी का जान ले सकता है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं यहां पर दिया गया है आपका अधिकार, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है, वो पैसा लेते ही हैं। और गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या होती है। उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो टाइम से इलाज नहीं कर पाते हैं, और रोगी जो है समय से इलाज न होने के वजह से बहुत लोग डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। इसमें एक और केस था, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को जेल में बंद रखा गया था और उन पर जो है उनका डेट वगैरह नहीं पड़ रहा था, यानी केसेस लगभग बंद टाइप के थे और कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उसमें एक केस PIL दायर किया गया और केस किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ये दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो आप या तो दोष सिद्ध कर दो फिर जेल में रखो, या तो इस पर कंटिन्यू आप डेट देते रहो और केसेस चलते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि या तो आप इसको कंटिन्यू करिए या आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, जब जो दोष आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
21 का ए, ये है आपका शिक्षा का अधिकार, जो आपके राज्य सरकार जो है मिड डे मील या शिक्षा का अधिकार जो 10th तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो लगभग ये माना जाता है कि 14th ईयर्स तक के जो बच्चे हैं 10th तक पढ़ लेते हैं। तो मैं 10th कह रहा हूं, लेकिन इसमें है आपको 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए इसमें दिया भी गया है, इसमें पूरा मैं लिखा नहीं हूं। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such manners the state में बिलो डिटरमाइन। ये आपको अधिकार है, ये लॉ में किया गया है कि 14 साल से लेकर के 6 साल से लेकर के और 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो है वो आपको देना ही है। मुफ्त, फ्री एंड कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है, आपको देना है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 22। इसमें क्या है, आपको कोई भी पर्सन कोई केस कर दिया है या किसी पर केस हो जाता है या वो अपराधी है, अगर अपराधी भी है तो पुलिस डायरेक्ट आकर के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर गिरफ्तार कर भी ली तो उसे क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया है, वो क्या क्या कर सकता है, ये आप देख लीजिए। देखिए गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार है आपको। जो पर्सन गिरफ्तार करने आया है उससे आप पूछ सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या आपके पास है कुछ तो हमें दिखाइए, रीजन बताइए कि हमें आप क्यों गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और शीघ्र अतिशीघ्र उनको बताना है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज है अपनी रुचि के वकील से परामर्श और बचाव करने का अधिकार। अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो अपने रुचि से वो जिसे चाहे कानूनी सलाहकार यानी वकील को ले सकता है सलाह लेने के लिए कि हमें गिरफ्तार किया गया है, ये चीज लोग बता रहे हैं और अब इसके आगे मैं क्या करूं। दूसरी चीज उनको पता नहीं होता है, जो गिरफ्तार होता है उनके पेरेंट्स को यानी उनके घर पे भी उनको बताना होगा। अगर मान लीजिए कि रास्ते में कोई ऐसा अपराध किया है, जैसे कुछ चीजें बैन होती है वो कार्य कर दिया, तो उनको रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनको तुरंत और 24 घंटे के अंदर में क्या करेंगे, उनके घर वाले को बताएंगे पुलिस वाले, और जो वहां पर इंचार्ज होंगे वो कॉल करके बताएंगे कि आपके फैमिली के ये मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, ये हमारे यहाँ है। ये नहीं कर सकते कि गिरफ्तार करके लेकर के चले गए और बताए नहीं किसी को, उनको जानने का अधिकार है। इसके बाद है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी जब हो गया तो 24 घंटे के से ज्यादा पुलिस अपने पास रख ही नहीं सकती। क्यों नहीं रख सकती है, क्योंकि ये नियम है, इसमें आर्टिकल 22 में दिया गया है। और देखिए मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश करना होगा यानी कोर्ट ले जाना होगा 24 घंटे के अंदर में, लेकिन वो टाइम जो ट्रेवलिंग में लगेगा, यानी यहां पर थाना है और यहां पर कोर्ट है, तो यहां से यहां जाने में जो समय लगेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसको छोड़ करके 24 घंटे जो है पुलिस के हिरासत में पर्सन को रखा जा सकता है, इससे अधिक नहीं। कोर्ट में उनको पहुंचाना है होगा, मजिस्ट्रेट के सामने रखना ही होगा। अगर देखिए ये चीजें जिनको जानकारी नहीं होती है ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, ले जाकर के खूब धुनाई करते हैं, 2-3 दिन तक धुनाई करते रह जाते हैं। और ये अगर चीज जानेगा कानूनी सलाहकार से वो अपना मिल सकता है कि इससे आगे हम क्या करें, तो बच जाता है। जिनको जानकारी होती है वो बच जाते हैं। इसके बाद है 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता, उत्संरक्षण का उल्लंघन गिरफ्तारी को
असंवैधानिक बना देता है। यानी जो मजिस्ट्रेट है उस समय कहेगा कि अब इनको पुलिस कस्टडी में दी जाती है। वो बताया जाता है ना, जैसे कोई किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो रीजन वगैरह तो बता दिया जाता है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट जब तक आदेश न दे वो उनको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट आदेश दे देता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि सर इनको 7 दिन के लिए कस्टडी में दिया जाए, पुलिस कस्टडी में दिया जाए। आप लोग न्यूज वगैरह में भी देखते होंगे, 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया जाए, हमसे कुछ इनसे हमको जानकारी लेनी है, तो क्या करेंगे, दे देंगे, दे सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट आदेश कर दिया कि ठीक है 7 दिन के लिए ले जाओ, 11 दिन के लिए ले जाओ, मतलब जितने दिन के लिए वो आदेश करता है उतने दिन के लिए वो रख सकते हैं। अगर आदेश नहीं किया है तो नहीं रख सकते। ये आपके आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में ये 4 नियम दिए गए हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब क्लॉज 3 में देखते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और 24 घंटे के अंदर अगर आदेश नहीं करता है तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर जो शत्रु है जिसे गिरफ्तार किया गया है वो अंतर्देशीय है, यानी दूसरे देश का है, तो उस पर ये क्लॉज लागू नहीं होगा, उससे अधिक देर तक भी रखा जा सकता है। हमारे अगर अंतर्देशीय है, उसके पास पासपोर्ट वीजा नहीं है, तो मेरे देश में आ कैसे सकता है, कैसे आ गया, उसे पूछताछ होगी, तो उससे कुछ लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन कानूनी सलाह वो ले सकता है, किसी भी वकील को बुला सकता है। इसके बाद निवारक निरोध 3 माह से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, निवारक निरोध यानी अगर किसी को शक है, पुलिस को शक हो गई कि ये वहां पर विस्फोट करने वाला है पर्सन या किसी का मर्डर करने वाला है, और शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वो बोलेगा, पुलिस वाले आपको बताएंगे कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। निवारक निरोध यानी उस काम को करने से रोक लगाना। कहीं पर आप लोग देखे होंगे कि जो छात्र प्रदर्शन होते हैं या कोई प्रदर्शन करता है, जो उसका मेन पर्सन होता है, उसको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां पर प्रदर्शन करने जाते हैं तो मेन पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी लोग भाग जाते हैं। तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता है, उनको निवारक निरोध के लिए, यानी वो जो कार्य करने जा रहे हैं इससे शांति भंग होने का डर है, यहां पर मान लीजिए उग्र प्रदर्शन होने वाला है, तो इस वजह से पुलिस को आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तार कर लो, और उस पर्सन को 3 महीने तक, इससे अधिक नहीं। निवारक निरोध के लिए अगर मजिस्ट्रेट कह दिया कि इनको 3 महीने तक रख लीजिए, तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। और इसके क्लॉज 4 में दिया गया है कि जैसे निवारक निरोध यानी जिन पर्सन को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, किसी कार्य को रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसका कारण भी बताया जाएगा कि ये कार्य आप करने जा रहे हैं, शांति से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और यही आपका रीजन है, और रीजन बताने का अधिकार है। लेकिन यहां पर भी आपको रोकता है, उस रीजन को बताने का अधिकार है किसे, जो प्राधिकारी दिए हैं, जो वहां पर अधिकारी हैं, वो नियम बताए हैं कि 3 महीने तक इनको गिरफ्तार कर लो, तो नहीं भी बता सकते हैं। कब नहीं बताएंगे, जब लोक हित के विरुद्ध में होगा, तो कारण भी नहीं बताया जाएगा। कह देंगे कि लोक हित के विरुद्ध में, इसलिए कारण नहीं बताया जा रहा है आपको। लोक हित के, देश हित के विरुद्ध में रहेगा तो कारण नहीं भी बताया जा सकता है। ये आर्टिकल 22 के क्लॉज 6 में लिखा गया है, इसमें टोटल क्लॉज 7 है। इसके बाद अगर 3 महीना से, मान लीजिए दूसरे देश का कोई शत्रु है और 3 महीना से अधिक उसको रखना है, तो संसद को भी उस पर अधिकार है, क्या कर सकती है, विधि बना सकती है, विधि बना करके उसको छुड़ाया जा सकता है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध, आपका आर्टिकल 23 ये अपराध है। अब यहां पर देख लीजिए दुर्व्यापार क्या होता है। दुर्व्यापार का
मतलब होता है किसी पर्सन को बेच देना। सीधा शब्दों में कहें तो यहां पर जैसे इंडिया है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, किसी का अपहरण करके बच्चा का अपहरण कर लेंगे, स्त्रियों का अपहरण कर देंगे, किसी लड़कियों का अपहरण कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, दूसरे देश में बेच देंगे और उसका गलत यूज करेंगे, मिस यूज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है और किसी से बेगार नहीं कराया जा सकता है, बेगार में काम नहीं करा सकते हैं। ये किसी को नहीं कह सकते हैं कि चलो ना मेरा कंडी उठवा दो, जबरदस्ती नहीं कर, उसका मन रहेगा तो कर सकता है। किसी से बलात्सरम यानी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। पहले होता था, पहले किसी के यहां बेगार में रहते थे लोग, उनसे जो बोला जाएगा वो करेगा, लेकिन इसमें 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज में दिया गया ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड क्लॉज में पहला क्लॉज लागू नहीं होता है। क्यों? अब सेकेंड क्लॉज क्या है, अब मान लो कि किसी को उसी के लिए राज्य के द्वारा सिलेक्ट किया गया है कि आपको गिट्टी फेंकना है, तो गिट्टी फेंकना ही है और आपको टर्म एंड कंडीशन बता दिया गया है कि इस जॉब के लिए अप्लाई हो रहा है। एक आपको एग्जांपल बता रहे हैं, एक बार वैकेंसी आया था नाली साफ करने वाला, तो नाली साफ करने के लिए उसमें फॉर्म कौन डाला था, इंजीनियर लोग, एमबीए लोग, बहुत ऐसे लोग थे जो नाली साफ करने के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। आप लोगों को ध्यान पर होगा, नहीं तो न्यूज का मैं बता रहा हूं, कुछ दिन पहले की बात है। तो वहां पर अप्लाई कर रहे थे, यहां पर कंडीशन बताया गया था कि इसमें नाली साफ करना है। तो जब नाली साफ करने के लिए आपको लगाया गया है तो बलात्सरम में नहीं आएगा। अब ये उस समय आप नहीं कहेंगे कि हम तो इंजीनियरिंग किए हैं, हमसे नाली साफ कराया जा रहा है। भाई नाली साफ कराने के लिए लगाया गया है, वो बलात्सरम नहीं है, तो इसके रिलेटेड में आप केस नहीं कर सकते हैं कि हमसे जबरदस्ती ये काम कराया जा रहा है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए 14 साल से कम एज के बच्चों के साथ आप ऐसा कोई जॉब पर नहीं रख सकते जो हार्मफुल हो, डेंजरस हो। ऐसे जॉब के लिए 14 साल से कम के बच्चों को नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि आपको पता है कि उसको शिक्षा का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 का ए में, जबकि मैं अभी तुरंत आपको पढ़ाया था। तो 6 से 14 साल तक सरकार उसको शिक्षा प्रोवाइड करा रही है। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई नॉर्मल वर्क है और जीविका सबको चाहिए और उस लड़का को बहुत मजबूरी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कल कारखानों में नहीं, माइनिंग्स वगैरह में नहीं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पत्थर तोड़ना है तो उसमें नहीं लगा सकते हैं, कोयले के खदान में लगाना है तो उसे नहीं लगा सकते हैं। तो 14 साल से कम एज के बच्चों को आप कल कारखानों में नहीं रख सकते हैं, यही आपका आर्टिकल 24 कहता है। ये हुआ आपका आर्टिकल 24 कंप्लीट हो गया। अब कोई भी बच्चे, देखिए आप लोग मूवीज वगैरह में भी देखे होंगे, क्या करता है, ट्रक में भर भर करके लेकर के चला जाता है बच्चों से काम कराने के लिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपके सामने कोई किसी से जबरदस्ती काम करा रहा है या 14 साल से कम एज के बच्चों के साथ बहुत कठिन कार्य दिया गया है, डेंजरस वर्क दिया गया है जिससे उसके ग्रोथ पर असर पड़े, तो उसमें क्या किया जाता है, PIL दायर कर सकते हैं आप। किसी के लिए PIL दायर किया जा सकता है, एक पर्सन के लिए भी या किसी समुदाय के लिए भी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। किसमें? आर्टिकल 24 में दिया गया है। किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, और किसी से यहां पर कोई धर्म परिवर्तन भी करता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी का आप धर्म परिवर्तन करा देंगे
तो समस्या हो जाएगी। और ये मैं बता रहा हूं, कुछ ही दिन पहले की घटना है, न्यूज में आया था कि जबरदस्ती कुछ लोगों का, कुछ हिंदुओं का क्या कराया जा रहा था, धर्म परिवर्तन लालच दे करके। तो ये नहीं कर सकते, वो अपने मन से परिवर्तित कर लिया तो कोई बात नहीं, उसका मन है भाई, कोई भी धर्म को माने, लेकिन किसी से जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं रोक सकते हैं, उसे यहां पर अपने धर्म को मानने का पूर्णतः आजादी है। दूसरी चीज, जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए वो तो डिसीजन अपना नहीं ले सकते हैं, तो उनका जो पेरेंट्स है, अगर उसको मान लीजिए कोई चाहता है धर्म परिवर्तन करेगा, तो किसी बच्चा से ये नहीं आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि ये धर्म इस धर्म को मानेगा। उनके गार्जियंस है ना, उनके गार्जियंस उनका डिसीजन लेंगे। देखिए, इसमें ध्यान पर रखना है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ, इस चीज को ध्यान पर रखते हुए धर्म को और अंतःकरण, आपको स्वतंत्र रूप से किसी धर्म को मानिए, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर आप लोगों को समस्या हो रही होगी, जैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी में तो मैं पूरा समझा दे रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में सेम चीजें लिखी गई है। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों समझाने पर थोड़ा सा टाइम अधिक लग सकता है। अगर आप लोगों को समस्या हो रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब देख लीजिए आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को है। क्या? धार्मिक कार्यों को, कहीं पर किसी को हरे राम हरे कृष्ण का जप कहवाना है, किसी को यज्ञ कहवाना है, किसी को नमाज पढ़ना है, किसी को कोई भी अनुष्ठान करना है, तो क्या करेगा? वो स्वतंत्र है। किस चीज को देखते हुए? यहां पर सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था। अब ये नहीं कहेंगे कि हमारे धर्म में दिया गया है कि हम किसी का गर्दन काट दें, ये नहीं हो सकता है, ये आप नहीं कर सकते हैं। वैसे तो किया ही जा रहा है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी संप्रदाय के लिए अपने धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, जो भी आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें देखिए, धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार दिया गया है। किसी भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, संगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन करने और स्वामित्व का, सॉरी यहां पर जंगम है। जंगम क्या होता है? एक होता है चल और एक होता है अचल। अब यहां पर स्थावर का अर्थ है जो अचल संपत्ति है, और यहां पर जंगम का अर्थ क्या है? जो चल संपत्ति है। यानी किसी धार्मिक संस्था को बनाने के लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, चंदा ले सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है, अगर उसके जगह पर हॉस्पिटल बना दिया जाता तो क्या गलत थी? और राम मंदिर तुम्हारे बाप के पैसा से बन रही है। राम मंदिर तो एक संस्था बनाई गई है, उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, और इसके लिए सरकार पैसा नहीं दे सकती है और नहीं दे रही है, क्योंकि किसी भी धार्मिक, एक स्पेशल धर्म के लिए सरकार जो है उसको संस्था के लिए नहीं देती है पैसा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि राज्य किसी एक धर्म के लिए नहीं कर सकता, वो सबके लिए है। इसी वजह से आप ऐसा बिल्कुल बात ना कहें, क्योंकि हॉस्पिटल की जगह पर हॉस्पिटल है और मंदिर की जगह पर मंदिर ही बनेगा, और किसी के बाप के पैसे से नहीं बन रहा है कि कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल बनवा दे। काहे हॉस्पिटल बनवा देंगे? वहां पर मंदिर की जरूरत है और मंदिर ही रहेगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। जो देखिए, जो जंगम और स्थावर
संपत्ति, चलिए राम मंदिर पर ही देख लेते हैं, जो उसके लिए जमीन खरीदी गई है, एक्स्ट्रा जमीन भी खरीदी गई है, आप लोगों को पता होगा। उस ट्रस्ट में जितने पैसे जाते हैं, जितने चंदे दिए जाते हैं, उससे जमीन भी खरीदा जा सकता है और विधि के अनुसार उसका प्रशासन कर सकता है। और ट्रस्ट क्या करेगा? उसका प्रशासन करेगा, देखभाल करेगा। उसके अंदर में कोई ये नहीं कर सकता है कि हाँ यहाँ राम मंदिर का जमीन है तो हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। विधि के अनुसार, यानी जो विधि में दिया गया है उसके अंदर रहते हुए उसका प्रशासन करेगा, देख रेख करेगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 27। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखिए इसी से रिलेटेड जो होता है, जैसे कि कोई ट्रस्ट बना दिया जाता है तो ट्रस्ट का जो पैसा है वो क्या होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स क्यों नहीं लगता है? जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि किसी धर्म से रिलेटेड या जो अर्जन कर रहा है किसी संस्था के ग्रो के लिए और किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बहुत लोगों पर छापेमारी होती है, लेकिन जो चीजें ट्रस्ट बन जाती है उस पर इनकम टैक्स का कभी छापा नहीं पड़ता है कि इस ट्रस्ट में कितने पैसे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। वैसे सरकार चाहे तो निगरानी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि निगरानी नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो फंड होते हैं उस पे में लोग दान भी देते हैं, ट्रस्ट में दान दिया जाता है, तो दान का पैसा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है और टैक्स लेने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में, अब इसमें दो बातें आती है। देखिए कुछ शिक्षा संस्थाओं में, यानी जो राज्य सरकार के द्वारा, पहला में इसमें है कि जो राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा संस्थान चलाई जाती है पूर्णतः उसमें किसी स्पेशल धर्म के लिए नहीं होगा, वो किसी स्पेशल धर्म के लिए शिक्षा संस्थान बना करके नहीं चला सकती राज्य सरकार। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो पीकेडी एजुकेशन हब वाले चैनल पर है। उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने बताया था कि जो मदरसे चल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था, जो मदरसे चल रहे हैं तो उसमें आर्टिकल 28(1) का वायलेशन किया जा रहा है उसमें, क्योंकि उसमें दिया जा रहा है कि किसी भी जो पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा संस्था चलाई जा रही है उसमें किसी स्पेशल धर्म के लिए नहीं चलाया जा सकता है और राज्य सरकार नहीं दे सकती, इसको बंद कर दे जो फंड दिया जा रहा है मदरसों के लिए। क्योंकि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोग जाते हैं, तो ये फोर्स नहीं किया जा सकता है उस संस्था के द्वारा कि आप इस धर्म में जो दिया गया है उसे करें ही। अगर वो चाहे तो कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि मदरसे पर एग्जाम्पल यहां पर दिया जा रहा है, इसी को देख लेते हैं। जो मदरसे हैं उसमें मान लीजिए उर्दू का कोई भी चीज चलाया जा रहा है धर्म से रिलेटेड, अब हो सकता है उसमें हिंदू भी पढ़ रहा है, वैसे तो पढ़ता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हिंदू धर्म वाले भी लोग एक दो बच्चे एडमिशन लिए हैं, तो अगर एडमिशन लिए हैं तो उन पर यह फोर्स नहीं किया जा सकता है कि इसे आप करें। और अगर माइनर है, अगर कम एज का है, 18 वर्ष से कम एज का है, तो उसके गार्जियन जब तक कंसेंट नहीं देते हैं, उनका गार्जियन अगर कंसेंट दे रहे हैं तो सही है, अगर उनका गार्जियन कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देख लेते हैं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स। देखिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो स्टेट है वो पूर्णतः किसी धर्म के लिए नहीं कर सकती है, लेकिन जो लोग अल्पसंख्यक हैं
उनके लिए ट्रस्ट बना सकती है, कुछ फंड सरकार दे सकती है और वो लोग भी अपना फंड मिला करके अपने संस्था को चला सकते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसका संरक्षण करना, अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए, कोई अल्पसंख्यक वर्ग है और वो अपने शिक्षा संस्थान को बना रहा है और अपने लिए वो शिक्षा संस्थान को बना रहा है, तो वो अपना कर सकता है, स्थापना कर सकता है, उसका देखरेख कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। ये करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 19 से लेकर के 30 तक और आपका इसके बाद जो है पार्ट 3 में मौलिक अधिकार का ये सेकेंड पार्ट हुआ और इसका लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकार के विरुद्ध में कोई कार्य कर रहा है, जो चीजें आपको इसमें बताई गई उसके अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उससे हम बच कैसे सकते हैं, ये सारी चीजें आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।